देखो बेटा, आज जो बिजनेस स्टडी का टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर टू दैट मैनेजमेंट which think that by scientifically analyzing work it would be possible to find one underestimate to do। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि एक साइंटिफिकली वे में किसी भी वर्क को हमें इस प्रकार से एनालाइज करना है जिससे कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड जो है वो हमें अचीव हो जाए, कि किस प्रकार से एक बेस्ट मेथड को यूटिलाइज करते हुए हम साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू किसी भी वर्क को एक अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है। तो जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है सिस्टमैटिक अप्रोच। जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। उसमें ये एंश्योर किया जाता है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में और एक साइंटिफिक मैनर में पूरी की गई हैं या पूरी नहीं की गई हैं, इसलिए इसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच माना गया है। दूसरा पॉइंट आता है कंप्लीट मेंटल चेंज। अब देखिए, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉइज हैं, ओनर है, एम्प्लॉयर हो गए, और जो एम्प्लॉइज है यानी वर्कर है, उनका जो माइंड है उसका कंप्लीट मेंटल रेगुलेशन किया जाता है, चेंज किया जाता है, कि उनको बताया जाता है कि मालिक के बगैर वर्कर्स जो हैं वो अधूरे हैं और वर्कर्स के बगैर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, यानी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो हम उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इस अप्रोच में क्या किया गया है कि जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, जो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, उसकी जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है। जो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उसकी जगह क्या किया गया है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, जिससे एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके और उनका जो कंप्लीट एटीट्यूड्स है उसको चेंज किया जा सके। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी एक्टिविटी को पूरा करवाने के लिए हमें स्ट्रिक्टली उनको ओबे करना है। अगर हम उनको स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करेंगे तो हम उसमें सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। Improve, अब देखिए, द एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है। दिस इज डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडी सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। इनका अध्ययन करने के बाद किस प्रकार से एक वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आते हैं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ, पहला जो प्रिंसिपल्स है, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें ओल्ड टेक्निक्स के अंदर काम नहीं करना है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। और जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सिंपल होनी चाहिए, इजियर होनी चाहिए और क्विकली जो भी एक्टिविटी है उसको पूरा करने के लिए क्विकली उसमें एफर्ट्स होने चाहिए। तो जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच की बजाय हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें वर्क करना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोई भी वर्क जो है वो स्वीट रिलेशन में करना है, डिस्प्यूट में नहीं करना है। अगर वर्कर्स के बीच डिस्प्यूट है तो वो वर्क कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हमें वर्क को एक स्वीट रिलेशंस में कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी हमें किसी भी वर्क को कोऑपरेशन की भावना से करना है, कोऑपरेशन होना चाहिए। एक इंडिविजुअलिज्म अगर क्रिएट हो जाता है तो वो वर्क जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। अब देखो, इसमें एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस पे क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है? एक टीम में
जो कैप्टेन है और उसके जो अदर मेंबर्स हैं वो की मतलब एक टीम में शामिल है। कैप्टेन वर्कर्स जो उसके अदर जो मेंबर्स हैं उनको सारा वर्क बता देता है, अगर किस प्रकार से आपको खेलना है, कहाँ खेलना है, कहाँ से बॉल लेनी है, सेंटर में खेलना है या कहाँ खेलना है, ठीक है। लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं वो उसको विनर, कैप्टन को विनर नहीं देखना चाहते हैं। इट मीन्स व्हाट situations created here, it means here coordination is considered, coordination तो है लेकिन cooperation नहीं है, क्योंकि इन जो अदर मेंबर्स हैं ना वो उसको विनर नहीं देखना चाहते, तो cooperation नहीं है। एक दूसरी टीम है, दूसरी टीम का जो कैप्टन है वो अपने मेंबर्स को कुछ बताना ही नहीं चाहता है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहता, लेकिन मेंबर्स उसको विनर देखना चाहते हैं, तो वहां कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहां कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम द हिज सिलेक्शन। यानी जब हमें एम्प्लॉइज का सिलेक्शन करना है ना तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सही काम के लिए सही व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाए और उस व्यक्ति को वही काम दिया जाए जिस काम का वो एक्सपर्ट है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, उसका डेवलपमेंट भी हो और हमारे बिजनेस में जिस पर्पज के लिए हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है वो पर्पज भी हमारा अचीव हो। टेक्निक्स, अब देखिए टेक्निक्स में सबसे पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप है उसमें एक प्लानिंग ऑफिसर होता है, एक प्रोडक्शन ऑफिसर होता है। तो जो प्लानिंग ऑफिसर होता है उसके अंदर 4 क्लर्क होते हैं। तो सबसे पहला होता है रूट क्लर्क। अब जो रूट क्लर्क होता है वो क्या करता है कि एक जो पर्टिकुलर वर्क है उसको किन स्टेजेस से फाइनलाइज करना है, किस रूट से फाइनलाइज करना है, वो उसका रूट फिक्स करता है, ठीक है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन कार्ड वर्कर्स के लिए तैयार करता है और वर्कर्स को वो इंस्ट्रक्शन कार्ड दे देता है कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए वर्क को आगे बढ़ाना है। टाइम एंड जो कॉस्ट क्लर्क है किसी भी वर्क को करने में कितना टाइम इन्वॉल्व होगा और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी उसका जो भी एस्टिमेट है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के द्वारा फिक्स किया जाता है। और जो डिसिप्लिन ऑफिसर होता है वो सभी वर्क में एक डिसिप्लिन मैनर क्रिएट करता है, क्योंकि जब कोई भी वर्क एक डिसिप्लिन मैनर में होता है तो वो जल्दी सक्सेस होता है। इसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफिसर होता है उसमें गैंग बॉस होता है। गैंग बॉस क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बना देता है और उनका लीडर होता है गैंग बॉस और उस ग्रुप में जो भी वर्कर्स हैं, मशीन्स हैं, उनके बारे में उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से मटेरियल अवेलेबल होगा और किस प्रकार से उस मटेरियल को अपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। स्पीड बॉस का काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स किसी भी काम को किस स्पीड से कर रहा है। रिपेयर बॉस क्या होता है कि जो भी मशीनरी वगैरह के रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो काम रिपेयर बॉक्स का होता है। और इंस्पेक्टर सभी जो भी चीज प्रोड्यूस की गई है, थिंग्स प्रोड्यूस की गई है, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है, जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है, उनको चेकआउट करता है, उनको कंपेयर करता है और यदि उनमें कोई डेविएशन आते हैं तो उनको करेक्टिव एक्शंस लेता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है। ये आपके आते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड फिक्स में क्या होता है कि आपने कितना वर्क करना है। मान लीजिए आपको कोई वर्क दिया गया, आपको मैंने अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, आपका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि आज अकाउंटेंसी के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन में आता है कि आपकी लिमिट क्या है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन में आता है कि किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं।
तो एक सिंपल वे में उस वर्क को किस प्रकार से पूरा किया जाए जिससे कि हम कम समय में मिनिमम कॉस्ट पर एक बेटर जो अचीवमेंट है उसको अचीव कर सकें। मेथड स्टडी में आता है, मेथड स्टडी में आता है कि किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल वे है वो कौन सा होगा। मोशन स्टडी में आता है, मोशन स्टडी में क्या आता है, किसी भी काम को करते समय हम कितनी मूवमेंट करते हैं। जैसे एक मिस्त्री जब घर पर काम करता है, ईंटें लगाता है, तो कितनी मूवमेंट करता है, ईंट को उठाएगा, मसाला लगाएगा, ईंट को मसाले पे रखेगा, फिर वो एक रस्सी लेके उसका मतलब बैलेंस चेक करेगा, फिर ईंट को उठाएगा, फिर उस पर रखेगा। तो ये क्या है कि किसी भी वर्क को करने के लिए कितनी एक्टिविटी करता है, कितना मूव होता है, वो मोशन स्टडी में आता है। टाइम स्टडी में आता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे और उस टाइम में क्या आप उस काम को पूरा कर पाएंगे, वो टाइम स्टडी में आता है। फटीग स्टडी में क्या आता है, फटीग स्टडी में आता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बताया है कि जब आप कंटिन्यू किसी भी काम को करते हैं तो कुछ समय के बाद आपको थकान हो जाती है और धीरे धीरे काम करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी कम हो जाती है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है कि एक समय के बाद आपको रेस्ट दिया जाना चाहिए और उस रेस्ट के बाद जब आप दोबारा काम करेंगे तो आप पूरी एफिशिएंसी से काम करेंगे और आपका जो वर्क है वो स्पीडली होगा। तो ये फटीग स्टडी में आता है। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में क्या आता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको काम के अनुसार उनकी सैलरी दी जानी चाहिए। एक वर्कर्स ने सुबह से शाम तक 5 चेयर बनाई, एक वर्कर ने सुबह से शाम तक 2 चेयर बनाई, एक वर्कर ने सुबह से शाम तक 10 चेयर बनाई। और यदि हम तीनों को समान सैलरी देंगे तो उनमें क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो 10 चेयर जिस वर्कर ने बनाई वो कहेगा मैं भी 2 ही बनाऊंगा, मैं क्यों 10 बनाऊंगा, जब सेम सैलरी मिल रही है तो हम 10 क्यों बनाएंगे। तो उनमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं जो बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट करते हैं। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है कि जिसने ज्यादा काम किया है उसको ज्यादा सैलरी दी जानी चाहिए और जिसने कम काम किया है उसको कम सैलरी दी जानी चाहिए, जिससे कि उनके बीच किसी प्रकार के कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। और मेंटल रिलेशन में क्या आता है, मेंटल रिलेशन में आता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर है यानी ओनर है, उन दोनों के माइंड को फ्रेश कर देना चाहिए, रिवैल्यूएट कर देना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं दोनों, अगर किसी भी एक को निकाल दिया जाता है तो जिस प्रकार वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो हमारा जो बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं और दोनों को साथ लेकर चलना है, दोनों में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, जिससे कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एक बेटर वे में अचीव कर सके और एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके।